जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, राइट। डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, राइट। अच्छा, हाँ, जो इनिशिएटिव चल रही है एसएफजी, डू ज्वाइन दैट वन। आप अकाउंटेबिलिटी एक मिल जाएगी आपको कि क्या करना है, कैसे करना है, रोज की टारगेट है जहां पे ये कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, इन्फ्लेशन। अभी तक समझ में आया होगा। टू क्वेश्चंस है, रेपो रेट और एमएसएफ। ये दोनों आपने कमेंट करनी है, जवाब देनी है, और आपने इसकी डिफरेंशिएशन भी बतानी है, डिफरेंस भी बतानी है, राइट। नाउ आई वांट ईच वन ऑफ यू टू राइट इन कमेंट सेक्शन दैट दिस ईयर यू आर गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स, राइट। नाउ चलो इन्फ्लेशन स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन भैया क्या है कि सब इन्फ्लेशन क्या होता है जनरल, एक बात बताओ, जनरल टर्म में इन्फ्लेशन क्या होता है। अगर सोचिए कि अगर कोई भी चीज की प्राइस बढ़ गई है, वो इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई, है ना। आप सुन रहे होगे रोजमर्रा की जिंदगी में टर्म चल रही है कि भैया डे बाय डे इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग ओनली, डे बाय डे महंगाई बढ़ रही है। देखो भैया, मतलब महंगाई बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, मतलब कि 2 रुपए की चीज थी आज 3 रुपए में मिल रही है। जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया है ना। अगर मान लीजिए एक ऑनियन है, अगर ये ऑनियन है, ठीक है, और ये 1 केजी ऑनियन पहले मिल रही थी 20 रुपए केजी में, और अब ये 50 रुपए केजी मिले, इट मीन क्या 30 रुपए जब बढ़ गया है, इसकी जनरल प्राइस बढ़ गई है ना। तो हम क्या कहेंगे, महंगाई आ गई। अब यही ऑनियन 1 केजी ऑनियन थी जो आपकी 20 रुपए में मिल रही है, अगर वही 10 रुपए में मिल रही है, तो भैया क्या है कि मतलब आपकी, इसको डिफ्लेशन कहेंगे, जब आपकी जनरल प्राइस लेवल जो है डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया। तो अगर देखेंगे इन्फ्लेशन क्या है भैया, जनरल प्राइस लेवल जो गुड और सर्विसेज का बढ़ जाता है इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। एक चीज समझने वाली बात है, देखो यहाँ पे अगर ओनियन है, अब बढ़ेगा कैसे। सोचो 1 केजी ओनियन था, और उसके बाद वो पहले 50 रुपए केजी मिल रही है ना। अब मतलब कि लेने वाले एक आदमी थे, ठीक है, हो गया। अब 1 केजी ओनियन है और लेने वाले 10 आदमी है, तो इनके पास, सबके पास में 10-10 हजार रुपए की, 10 हजार 20 हजार है। तो अब ये भैया क्या होगा कि 1 केजी ओनियन था, 50 रुपए केजी मिल रहा है, लेकिन है 10 लोग लेने वाला, है तो हमारे पास 1 ही केजी। अब क्या होगा कि बंदा ये बोलेगा, भाई साहब डू वन थिंग, आई विल गिव यू 100 रुपीज, गिव मी। सेकंड पर्सन कहेगा कि भाई साहब आई विल गिव यू 1000 रुपीज। थर्ड पर्सन कहेगा आई विल गिव यू 10,000 रुपीज। फोर्थ पर्सन कहेगा भाई मैं इतना पैसा दे दूंगा। 1 केजी इंजन को बहुत सारे लोग चेज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। जब आपकी, मान लीजिए कि प्राइस कब बढ़ रही है, जब आपकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई साइड में कम है, तो एक ये रीजन है। मनी सप्लाई बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, और सप्लाई, जो आपकी सप्लाई साइड है वही नहीं बढ़ा, तो आराम से इन्फ्लेशन बढ़ जा रही है। चलो यहाँ पे हम देखेंगे अब। ना, अब डिफ्लेशन क्या है कि सेम आपका ये रिवर्स हो जाएगा, जो सेम प्रोसेस था उसी का रिवर्स हो जाएगा। इट अकर कब होगा कि जब ये इन्फ्लेशन क्या होगा, बिलो 0% के नीचे चले जाएगा, राइट। अब जाके अब हमारे जीएम केनीज है, वो अपनी किताब में लिखते हैं जनरल थ्योरी ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी में, कहते हैं कि भैया इकोनॉमी जो है, जब आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही होगी, लाइक मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हो, आपके दोस्त भी काम कर रहा है, ईच वन ऑफ अस इज एम्प्लॉयड, तो भैया जो हमारी, ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या करेगा, हमारी एग्रीगेट डिमांड को मैच करेगा। 10 केजी ऑनियन, 10 केजी डिमांड, 10 केजी सप्लाई साइड है, 10 केजी डिमांड साइड है, बोथ थिंग आर मैचिंग, राइट ना। तो वही कह रहा है कि अगर भैया, अगर जनरल प्राइस पे एट इक्विलिब्रियम विल वी हैव जनरल प्राइस, अगर एनी इंक्रीज हुआ, अगर आपकी मान लीजिए सप्लाई साइड ये है, डिमांड साइड में हल्का सा भी इंक्रीज हुआ, आपकी इन्फ्लेशन हो जाएगी। डिमांड साइड हल्का डिक्रीज हुआ तो आपकी डिफ्लेशन हो जाएगी। यही चीज कह रहा है। अब इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप हम देखेंगे ये होता क्यों है, वाई। इन्फ्लेशनरी गैप के लिए मतलब एक तो आपकी मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई जैसे कि गवर्नमेंट साइड से भी और आरबीआई की साइड से भी। आरबीआई क्या करेगी, मनी सप्लाई कैसे, रेपो रेट कम कर देगी, तो जाहिर सी बात है लोन रेट कम हो जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स डिक्रीज कर देगी, तो लोगों के पास में ज्यादा पैसा बच जाएगा, राइट। और उसके बाद प्रोस्पेरिटी ऑफ टू कंज्यूम, अब आपकी जो कंजप्शन लेवल थे वो बढ़ गई। आप क्या कर रहे हो, एंड्रॉइड चला रहे थे, अब आप आईफोन पे शिफ्ट करिए, अब आपको आईफोन 17 नहीं चाहिए। अब देयर आर द 10 पीसेस, बट दे आर मोर पीपल हु आर चेजिंग फॉर आईफोन 17, राइट नाउ। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। अगर आपकी फिजिकल डिफिसिट इंक्रीज हो जा रही, तो भी इन्फ्लेशनरी गैप आ जा रहा है। नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा, तो भी आपकी इन्फ्लेशनरी गैप आ जा रहा है। अगर हाई ग्रोथ है, हाई ग्रोथ का मतलब कि हाई ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, डिमांड भी ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगा तो भैया इन्फ्लेशन हो जाएगा। अभी हमने देखा, आप ग्रोथ हो रहा तो इसका मतलब आपका पैसा बढ़ रहा, पैसा बढ़ा तो आप क्या करोगे, आपकी जो लाइक लिविंग स्टाइल होगी वो भी चेंज होगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, इट मींस यू वांट टू कंज्यूम समथिंग, राइट। आप उस चीज को कंजम्पशन जब आपकी बढ़ेगी, तो
और भी लोगों की कंजम्पशन बढ़ रही है, डिमांड आपका बढ़ रहा है, तो इससे इन्फ्लेशन हो जाएगा। वही हम डिफ्लेशनरी गैप देखेंगे, ये क्यों होता है? मनी सप्लाई सेम इसकी अपोजिट हो गई, मनी सप्लाई अगर डिक्रीज हो गया तो आपकी डिफ्लेशनरी गैप। अगर आपकी आपने क्या करा, खर्च करने के बजाय क्या करा, आप सेव करना स्टार्ट कर दे रहे हो, तो आपकी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, अगर वो डिक्रीज हो जाए तो डिफ्लेशनरी गैप। अगर हम इंक्रीज कर दे रहे हैं फिजिकल कंसोलिडेशन को, तो हमारी डिफ्लेशनरी गैप। नेट एक्सपोर्ट हमारी डिक्रीज हो जा रही है, तो हमारी डिफ्लेशनरी गैप, राइट। डिप्रेसिएशन और डिप्रेसिएशन है, रिसेशन है, ये भी क्या होगा कि हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो गिर जाएगी। ऑलरेडी मैंने आपको बता रहा है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है ना। चलो अब हम देखेंगे इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि मैं काम कर रहा हूं, बंदा ए है, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया। चलो पर इधर देख लो, होता क्या इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जो भी वर्कर का डिमांड होता है, हाई वेजेस टू कीप क्या करता है कि भैया ऐसा है कि इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, आप क्या करो मेरी भी वेजेस बढ़ा दो, सो दैट कि जो मेरी लिविंग एक्सपेंडिचर है वो कॉप अप हो सके किससे, इन्फ्लेशन के साथ में। तो फर्म क्या करेगा, वही हाई लेबर कॉस्ट क्या करेगा, कस्टमर पे पास कर देगा, फिर वही हाई प्राइस हो जाएगा, फॉर मोर इन्फ्लेशन हो जाएगा। नाउ सपोज कीजिए दे द पर्सन ए, राइट, ये वर्कर है XYZ कंपनी में। अब होता क्या, इन्फ्लेशन जो है 3% से बढ़ गया। अब ये कहेगा भाई साहब ऐसा कीजिए मेरी जो है ना सैलरी आप बढ़ा दो। अगर ये जब सैलरी बढ़ेगी, अब यहाँ पे मान लीजिए प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन किस चीज की हो रही है, लेट्स सपोज कि आपकी प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है मिल्क प्रोडक्शन ही मान लीजिए। छोड़िए आप ये मान लो, लेट्स लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ शर्ट, गारमेंट्स, गारमेंट कंपनी है। अब इसकी गारमेंट की प्रोडक्शन हो रही है, अब जाहिर सी बात है भैया ये तो इनपुट कॉस्ट है ना गारमेंट फैक्ट्री के लिए, लेबर कॉस्ट बढ़ गया, तो ये इस कॉस्ट को यहाँ पे पास कर देगा। ये पहले 500 की शर्ट आ रही थी, अब 50 रुपए और बढ़ा देगी, ये 550 रुपए और हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इन्फ्लेशन और आपकी बढ़ गई। ठीक है ना, यही आपकी क्या है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। ठीक ना। अब डिफ्लेशनरी स्पाइरल में क्या होता है, जब भी प्राइस गिरेगी तो भैया लोअर प्रॉफिट होगा फर्म को, और जब प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, तो फर्म क्या करेगी कि देखो भैया ऐसा है कि वही गारमेंट कंपनी बोलेगी भैया प्रॉफिट कम हो रहा है, बिक कम रहा है, जब डिमांड कम है तो प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो चीजों को मैनेज करने के लिए फर्म क्या करेगी, लोअर प्रोडक्शन होता है तो वेजेस को लोअर कर देगी, वेजेस को, या तो वेजेस को लेड ऑफ कर देगी, बोलेगी भाई साहब ऐसा करो आप कुछ दिन के लिए छुट्टी ही पे जाओ। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी डिमांड और डिक्रीज होगी, क्योंकि लेबर के पास में पैसा है नहीं, वो कुछ खरीदेगा नहीं, जब डिमांड कम है तो और प्राइस जाएगी और हमारी डिफ्लेशन जाएगी। राइट, सेम चीज अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी जो स्पाइरल है, इन्फ्लेशन था, डिमांड ये रहा, और बड़ा डिमांड डिमांड मतलब कि किया, फिर जाके हमने और इन्फ्लेशन का वो कॉस्ट और इंक्रीज कर दिया, इस और इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन है। अब ये डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन से हो क्या रहा है कि आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है, प्रोडक्शन कम, प्रॉफिट कम हुई, प्रॉफिट कम हुई तो हमने वेजेस कम कर दिए, हमने वेजेस कम कर दिए तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हुई तो हमारी सेल कम हो रही है, सेल कम हो रही है तो हमारी डिफ्लेशन बढ़ रही है। राइट, ये हमारी क्या हो गई, डिफ्लेशनरी स्पाइरल। अब देखो फिलिप्स कप क्या कहता है कि भैया ऐसा है कि ये आपकी मान लीजिए इन्फ्लेशन है, वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सॉरी, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारी इन्फ्लेशन है, ये हमारी डिफ्लेशन, सॉरी, ये हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है। अब फिलिप कप सिंपल सी बात ये कहता है कि भाई साहब सुनो, कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा जॉब होगा, अगर डिफ्लेशन ज्यादा होगा तो कम जॉब होगा। राइट, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो ज्यादा जॉब है, डिफ्लेशन ज्यादा है तो लेस जॉब है। अब कह रहा है कि भैया ये जो है एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे, हमारी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे क्या होगी, इन्फ्लेशन और जाके हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो दोनों जो है कॉप अप हो जाएगी। तो वही जो है फिलिप कप्स कहता है कि भैया जब वो क्या होता है, वो जनरल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन होता है, जहां पे आपकी एम्प्लॉयमेंट और आपकी इन्फ्लेशन दोनों क्या कर रही है, कॉप अप कर जा रही है, दोनों बराबर में चल रही है, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। ठीक है, चलो यही फिलिप्स कप कह रहा है। नाउ अब वी विल मूव टू इन्फ्लेशन टाइप बेस्ड ऑन द काउजेशन, हो गया एक हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। अब डिमांड पुल सेम एग्जांपल मैंने आपको दिया था ओनियन वाला, कि दे आर द डिमांड, बहुत एक फ्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब कि क्या है कि बहुत सारे पैसा चेज कर रहे हैं, ठीक है, टू टू फ्यू गुड्स। इससे क्या होगा, प्राइस जो है बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि पीपल के पास में एक्सेस मनी है। नाउ सपोज कीजिए ऑनियन है, ऑनियन मतलब 1 kg है, लेकिन खाने वाले 50 लोग हैं, जाहिर सी बात है प्राइस आपकी बढ़ जाएगी। राइट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, हम लोग कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब मॉनेटरी इन्फ्लेशन, जब आरबीआई क्या करती है कि मान लीजिए आरबीआई डूइंग प्रिंटिंग मोर मनी, जब पैसा ज्यादा प्रिंट कर रही है तो ज्यादा मार्केट में आपके पास में पैसा आ रहा है, पैसा जब ज्यादा आ रहा है तो भैया उससे भी क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। राइट, उसके बाद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है,
ये सेम चीज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को समझो यहाँ पे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि लेबर है, ये ए है, इन्फ्लेशन बढ़ा, है ना, लेबर बोला साहब जी मेरा ना वेजेस बढ़ा दो, जब इनका वेजेस बढ़ा दिया गया तो अब फर्म का मालिक क्या करेंगे कि कहेंगे, वो तो अपनी जेब से देंगे नहीं, वो कहेंगे भाई साहब इस कॉस्ट को जो है ना प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर दो, जाहिर सी बात है इसी को क्या कहते हैं हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। राइट, इसको क्या कहते हैं हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं कि जब हमारी डिमांड, राइट, आ गया मैं, तो आपकी ए था बंदा, वो वेजेस इनकी बोला कि इंक्रीज कर दो, जब वेजेस इंक्रीज हुई तो भैया इसको क्या किया हम लोगों ने प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर दिया, जब प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर दिया तो ये प्रोडक्ट हमको महंगी मिलने लगी, इन्फ्लेशन बढ़ी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। वही प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन क्या हो गया कि मैनिपुलेटिंग द सप्लाई सप्लाई या प्राइस टू गेट द मोर प्रॉफिट। होता है क्या, कार्टेल क्या करेगी, ऑयल कार्टेल क्या करेंगी कि जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसको कुछ टाइम के लिए हॉल्ट कर देगी, रोक देंगी, ताकि भैया डिमांड बढ़े, डिमांड बढ़ेगा, लोग कहेंगे भाई साहब तेल नहीं आ रही, ऑयल नहीं आ रही, मतलब कि चीजें ऐसे नहीं चल रही, सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है। तो इन दैट सिनेरियो आफ्टर सम टाइम ये कार्टेल क्या करेगी, हायर प्राइस पे क्या करेगी, ऑयल को सप्लाई करना स्टार्ट कर दी, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन हो गया। बिल्ट इन इन्फ्लेशन सेम आ गया कि लिंक टू द प्राइस विच इज इन्फ्लेशन स्पाइरल हो गया, सेम बोथ है। अब जैसे ज्यादा इन्फ्लेशन है, वर्कर डिमांड करेगा हायर वेजेस करेगा, तो ये क्या बिजनेसमैन क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा प्रोडक्शन प्राइस को, फिर आपकी क्या होगी ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी, सेम ये हो गया। रिप्लेस इन्फ्लेशन क्या होता क्या कि समझ लीजिए कि अभी वॉर चल रहा है, वॉर के समय में गवर्नमेंट क्या करेगी, बोलेगी प्राइस को कंट्रोल कर देगी कि भैया आप जो है इतना से ऊपर नहीं बेच सकते हो, ठीक है। उसके बाद रेशनिंग करेगी ताकि प्राइस जो है अंडर चेक रहे, प्राइस को एक कंट्रोल लेवल पे करेगी, सबको मिल सके। अब जैसे ही लेकिन जैसे ये आपकी रिस्ट्रिक्शन हटती है तो क्या होगा, एक अजीब सा आपको उछाल देखने को मिलेगा, तुरंत प्राइस हाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट के दबाव में चीजें चल रही थी, वैसे भी हमारे पास में सप्लाई कम था, अब वॉर खत्म हुई, सप्लाई हमारे पास कम है, तो ये अचानक से कॉस्ट बढ़ा देंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं रिप्रेस इन्फ्लेशन कहते हैं। एक समय तक आपको रिप्रेस किया गया, जैसे आप रेस्ट्रिक्शन हटा इन्फ्लेशन बूम कर गया, राइट। उसके बाद आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन आपकी हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, लेकिन लो ग्रोथ रिजल्ट इनटू स्टैगफ्लेशन। इकोनॉमी में वैसा सिचुएशन जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा है और लो ग्रोथ रेट है, तो इससे क्या होगा आपका स्टैगफ्लेशन हो जाएगा, राइट। स्क्यूफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन कुछ नहीं है, एक टर्म है जिसको हम डिनोट करते हैं एपिसोडिक प्राइस राइज इन द वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज व्हाइल इन्फ्लेशन इन द रिमेनिंग गुड एंड सर्विसेज रिमेन अनयूजुअल हो गया, यूजुअल हो गया। अब सपोज कीजिए सब कुछ प्याज, अ, प्याज, आलू, टमाटर, सबकी प्राइस सेम है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जो पल्स की प्राइस है वो इंक्रीज हो जा रही है, तो हम क्या कहेंगे स्क्यूफ्लेशन है। एक पर्टिकुलर चीज की प्राइस इंक्रीज हो रही है, बाकी सबकी प्राइस एज यूजुअल है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी स्क्यूफ्लेशन हो जाएगी। थोड़ा जल्दी चल रहा हो ना, डोंट वरी। थोड़ा क्या है कि क्रैश कोर्स है, ऐसे ही चलेंगी, है ना। मुझे भी सिलेबस कंप्लीट करवानी है, सो दैट जो मैंने प्रण लिया है विच आई हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट ऑल दोस थिंग्स, चाहे 50 बंदा देख रहा हो, 100 बंदा देख रहा हो, इट डजंट मैटर टू मी, है ना। बस जितने बंदे देख रहे हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए इन चीजों से, जो मैंने स्टार्ट करा है। देयर शुड बी इंटेंट, दैट शुड बी अ पर्पस बेस्ड, ठीक है। मेरा इंटेंट जो है कि आपको क्वालिटी कंटेंट देना, राइट, ताकि आपकी एग्जाम में जब एग्जाम हॉल में बैठो, जब देखो तो आपको लगे कि नहीं हमने कर रखा है, ठीक है। और फोमो नहीं पालना है अपने को, डोंट बी इन दैट फोमो कि ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा, जितना करवाओ उतना करो, ठीक है। नाउ हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या करता है, ये मेजर करता है आपका टोटल इन्फ्लेशन को विद एन इकोनॉमी में, विद इन इकोनॉमी में आप टोटल इन्फ्लेशन को क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। यूजुअली प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स के फॉर्म में आपका होगा। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या करा, सारी इन्फ्लेशन को आप जितनी इकोनॉमी में सारी इन्फ्लेशन को टोटल इकोनॉमी टोटल इन्फ्लेशन को आप मेजर कर रहे हो। अब वहीं पे कोर इन्फ्लेशन देखेंगे तो हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस में हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन इन फूड एंड एनर्जी आर्टिकल को जब हम लोग निकाल देंगे तो हमारी कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होगी, सारी मतलब जनरल इन्फ्लेशन, आप सारी इन्फ्लेशन को काउंट कर रहे हैं। और कोर इन्फ्लेशन क्या होगी, हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस में इन्फ्लेशन जो आपके फूड और एनर्जी आर्टिकल में उसको हटा दे रहे हो, ठीक है। रिफ्लेशन, रिफ्लेशन क्या हो गया, जब आपकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आपकी प्राइस जो है इंक्रीज हुई, क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि आरबीआई ने क्या करा, मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, और उसके साथ में मनी आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा देता है और गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ा देती है थ्रू व्हाट, फिस्कल स्टिमुलस हो गया कि टैक्स डिक्रीज कर दी, एक्सपेंडिचर बढ़ा दी, ये हो गया, तो इससे क्या होगा, डिफ्लेशन था, डिफ्लेशन से आपका तुरंत इन्फ्लेशन हो जाएगा। इसी प्रोसेस को जो डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन में जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे रिफ्लेशन कहेंगे, दैट टर्म नोन एज रिफ्लेशन,
जब आपकी इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन से आपकी इन्फ्लेशन की ओर बढ़ रही है बिकॉज ऑफ आरबीआई साइड और गवर्नमेंट की साइड से फिजिकल स्टिमुलस के बेसिस पे, तो ये हमारी ये हो जाएगी। ठीक है नाउ, अब स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है? अब सोचिए कि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जो होता है, ये इन्फ्लेशन ऐसा इन्फ्लेशन है कि जो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी सिस्टम में होता है। अब अगर इसको ठीक करना है तो भैया टोटल कंप्लीट इकोनॉमी पॉलिसी को जो है हमको हटाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इस चीज से निपटने के लिए। अब इससे क्या होता है, ये क्यों होता है इन्फ्लेशन, ये क्यों होता है? गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से। गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई साहब, एमएसपी जो है व्हीट पे, राइस पे बढ़ा दे रही है। जब एमएसपी व्हीट और राइस पे बढ़ जा रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं कि पल्स कम कम प्रोड्यूस करेंगे। जब पल्स आपकी कम प्रोड्यूस होगी, इन्फ्लेशन जो होगा पल्स में बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई साइड कम है, डिमांड साइड ज्यादा है। जाहिर सी बात है आपकी प्राइस बढ़नी है। जब प्राइस बढ़ती है क्योंकि फार्मर के पास में, फार्मर ने ज्यादा पल्स को ग्रो नहीं किया और उनका शॉर्टेज हो गया, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं कॉबवेब बता देता हूँ। कॉबवेब एक टर्म है, इट इज अ टर्म जहां पे क्या हो रहा है कि नाउ सपोज कि एमएसपी, अभी गवर्नमेंट ने क्या कि पल्सेस पे एमएसपी ज्यादा दे दी, तो लोग क्या करेंगे अगले साल पल्सेस प्रोड्यूस करेंगे। फिर जाके इससे क्या होगा कि मार्केट में पल्सेस ज्यादा हो जाएगी, फिर प्राइस कम हो जाएगा, फिर लोग कहेंगे अगले, फिर नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, लोग पल्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ज्यादा पल्स थी, मार्केट में प्राइस बहुत कम मिल रही थी, तो इस वजह से उन्होंने ये, तो इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉवेब। सिंपल सी बात है, इस बार एमएसपी प्राइस पे ज्यादा दी तो पल्स की प्रोडक्शन कम हुई थी, गवर्नमेंट ने पल्स पे एमएसपी ज्यादा बढ़ा दी। जब एमएसपी ज्यादा बढ़ी तो लोग बोले कि भाई साहब ज्यादा एमएसपी मिल रहा है, वी शुड प्रोड्यूस मोर, वी शुड प्रोड्यूस मोर, पीपल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर। जब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, इसके वजह से मार्केट में ज्यादा इन्फ्लो बढ़ा, इन्फ्लो जब बढ़ती है तो लोग क्या कर रहे हैं, कम परचेज, लोग जो है ज्यादा तो परचेज करेंगे नहीं, तो जब डिमांड उतना ही है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, तो डिमांड जो है जाहिर सी बात है गिरी हुई है, मतलब जो उन्होंने सोचा था, तो प्राइस जो है उसकी कम हो गई। जब प्राइस कम होगी तो ये क्या करेंगे, बोलेंगे भाई साहब कम प्राइस मिल रही है, नेक्स्ट ईयर वी विल नॉट प्रोड्यूस दैट वन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉबवेब प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना, इन्फ्लेशन टाइप ऑन द बेस ऑफ स्पीड। अब एक होता है आपका क्रिपिंग। अब क्रिपिंग क्या होगा, धीरे धीरे चल रहा है, मतलब 4% पर एनम के हिसाब से चला। इसको हम लोग सेफ और इसेंशियल कहते हैं जॉब क्रिएशन के लिए। चार हमने फिलिप का देखा ना कि भैया ये इन्फ्लेशन है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है ये, ठीक है। अब ये जो था हमारा ये क्रिपिंग है, ये मतलब 4% ये सेफ है। ठीक, वॉकिंग क्या है, अब दौड़ना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया। वॉकिंग मतलब क्या है, वॉकिंग और ट्रोटिंग, मतलब देख रहे हो ना, रेंग रहे होते हैं बच्चे जब रेंग रहे होते हैं, वही हो गया। ये 4% से लेके रनिंग इन्फ्लेशन में आप दौड़ने लग जा रहे हो, ये क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा आपका 4% से होते गए डबल डिजिट में अप टू 20% तक जाएगा। अब वहीं पे गैलोपिंग और हाइपर बहुत तेज तेज, राइट, तो वेरी हाई लेवल हो जाएगा। 20 से ये 100% पे चले जाता है, कभी कभी ऐसा हो गया 1000% पे चले जाएगा। इसके लिए भैया आपको टोटल इकोनॉमी जो है फिर से देखनी पड़ेगी, मतलब वो नहीं, मतलब चेंज करने के लिए मैं कह रहा हूँ। चलो, अब बेस इफेक्ट क्या होता है समझो। अब हम कहते हैं ना कि हमें बेस इफेक्ट से ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, जो हमने देखा था। अब चॉइस ऑफ बेस, बेस जो हो गया, अब मान लीजिए कि ये है, ठीक है, बेस, दिस इज बेस, है ना। नाउ अब ये क्या कह रहा है कि जो चॉइस है बेस का, मतलब डिनोमिनेटर का, ठीक है, वुड मेक इन्फ्लेशन लुक टू हाई और टू लो। अगर ये है, मतलब जो आपकी बेस है, ये डिसाइड करेगा कि भैया इन्फ्लेशन टू हाई है या टू लो है। इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि अगर प्राइस, अगर मान लीजिए कि देख रहे हैं कि अगर धीरे धीरे बढ़ रहा फिर भी, ठीक है, इवन द प्राइस राइज हैज बीन सेम, 10-10 रुपए बढ़ रहा, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया इन्फ्लेशन बढ़ा है, सॉरी इन्फ्लेशन कम हुआ है। 10% पहले था, अब 9% है। ठीक है, तो ये आपकी ये बता रही है। ठीक, ऑनियन प्राइस मान लीजिए 2010 में 100 रुपया था, 2011 में आपका 110 हो गया, 12 में 120 हो गया, 13 में 130 हो गया। अब आप देखोगे जनरली कितना 10-10 रुपया बढ़ रहा है ना, लेकिन अगर आप वही अगर परसेंटेज वाइज निकालोगे तो आपको दिखेगा कि भैया परसेंटेज वाइज चेंज है। कि अगर आप देखोगे 2011 का निकालोगे 2010 के हिसाब से तो आपका 10% आएगा, 2012 का आप निकालोगे 2011 के हिसाब से तो आपका कितना आ जाएगा, 9.03% आ जाएगा। ठीक है ना, अब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा सेम रुपी से, सेम मनी से, लेकिन आपकी परसेंटेज वाइज इन्फ्लेशन जो होगी डिफरेंट होगी, क्योंकि बेस इफेक्ट की वजह से। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। अब भैया इन्फ्लेशन हमने देख लिया, टाइप देख लिया, ये सब कुछ हो गया। अब बेस इफेक्ट भैया इन्फ्लेशन को कम्बेट कैसे किया जाए। तो अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन से हमें लड़ना है, तो व्हाट वी कैन डू, भैया हम क्या करेंगे, टाइट और हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी लाएंगे ताकि लोन जो है एक्सपेंसिव हो जाए। जब हम रेपो रेट बढ़ा देंगे, ठीक है, सीआरआर एसएलआर बढ़ा देंगे, तो होगा क्या कि हमारी जो है
रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सबको हम लोगों ने क्या करा, बढ़ा दिया। जब हम लोगों ने बढ़ा दिया तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जा रही है, लोन महंगा हो जा रही है, लोगों के पास में लोन हाई रेट पे मिल रही है, लोग लोन लेंगे नहीं, तो हमारी इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगी। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स डिडक्शन दे रही है, एग्जाम्पशन दे रही है, सब्सिडी दे रही है टू प्रोड्यूसर को, ताकि जो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए। जब प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो डिक्रीज होगा, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री जो प्रोड्यूसर है वो कम रेट पे बेचेगी, तब भी हो सकती है। और हम क्या कर सकते हैं, टैक्स रेट को डिक्रीज कर सकते हैं, ताकि लोगों के पास में ज्यादा पैसा नहीं नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर आप टैक्स डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं, वी विल इंक्रीज द टैक्स, लोगों के पास कम पैसा होगा तो कम खर्च करेंगे। इफ यू विल डिक्रीज द टैक्स तो क्या हो जाएगा, है ना। तो टैक्स डिक्रीज कर तो ज्यादा पैसा और इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ेगा, राइट ना। चलो, उसके बाद कटेल द फिजिकल, जो फिजिकल डेफिसिट है उसको आप कम कर दो, तो इससे आपकी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। कर्टेलिंग द स्कीम सब्सिडी दैट इंक्रीज द मनी इन द हैंड ऑफ बेनिफिशियरी हो गया विदाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब होता क्या है कि आप बोले कि भैया चल रहा है आपका, ठीक है, बढ़ रहा है, कि आपने प्रोडक्शन प्रोडक्शन तो हमारी हो नहीं रही है, बट आप क्या करो, ऐसे स्कीम्स लेके आ रहे हो जिसमें लोगों के हाथ में पैसा है। जब लोगों के हाथ में पैसा है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि लोग और प्रोडक्ट को चेज करेंगे, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन डिमांड प्रोडक्शन तो कम हो रही है, तो ये भी इन्फ्लेशन होगा। आप क्या करो, ये चीज को कटेल करो, ठीक है। आरबीआई को ऑर्डर दो कि भैया ऐसा है कि आप इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड निकालो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निकालो, है ना, ये चीजें आपकी, ये कटेल करने के लिए। फिर जाके आपकी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट आ गया, उस पे वो आप लेके आओ, स्टॉक लिमिट लेके आओ, ठीक है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लेके आओ, एफसीआई ओपन मार्केट सेल स्कीम्स पे कंट्रोल करना, ऑपरेशनल ग्रीन टोमेटो ओनियो पोटैटो के लिए, ठीक है, प्राइस स्टैब्लिशन फंड लेके आना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हायर एमएसपी देंगे, किसको देंगे, फार्मर को, किसके लिए, ताकि वो जो है एक पर्टिकुलर क्रॉप जिसमें महंगाई ज्यादा है उसको वो प्रोडक्शन, उसकी कल्टीवेशन ज्यादा कर सके, ठीक है ना। अब हम मान लीजिए कि फाइटिंग डिफ्लेशन, अगर हम डिफ्लेशन से लड़ते हैं तो कैसे होगा, तो भैया चीप, इजी और डोविश मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएंगे, ताकि लोन सस्ता हो। जब लोन सस्ता होगा मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसा होगा, जब लोगों के हाथ में पैसा होगा तो लोग क्या करेंगे, खर्च करना स्टार्ट करेंगे। जब खर्च होगा तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी और हमारी डिफ्लेशन भी कम होगी। अब क्या करो, लोगों के पास में जो टैक्सेस है उस टैक्स डिडक्शन कम, टैक्स कम कर दो, है ना। आप या तो एग्जाम कर दो, सब्सिडी दो, ताकि कंज्यूमर को जो इंकरेज करो, ताकि वो परचेज करे और जाके कंजम्पशन अपनी बढ़ाए, है ना। इंक्रीज कर दो एक्सपेंडिचर पब्लिक प्रोजेक्ट पे, ठीक है, जैसे कि आप क्या करो, हाईवे बनाओ, डैम बनाओ, इससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, है ना। किसमें, स्टील में, सीमेंट में, वर्कर को पैसा मिलेगा, जब वर्कर को पैसा मिलेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो हमारी इन्फ्लेशन की ओर, हम डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की ओर जाएंगे। दिस इज व्हाट, ठीक है, यही था। चलो ना, अब हम इंडेक्स देखेंगे, इन्फ्लेशन इंडेक्सेस देखेंगे। इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स है, ये किसके द्वारा है और ये बेस ईयर, बस ऐसे ही पढ़ के जाना और कुछ नहीं, थोड़ा फैक्चुअल है, देखेंगे निकलेंगे। नाउ अभी तक समझ में आ रहा है, इफ यू लाइक इट डू कमेंट कि हाँ भैया बढ़िया चल रहा था, इस बार प्रीलिम्स कैसे भी करके निकालना अपने को। चलो, अब सीपीआई, अब ठीक है, सीपीआई अर्बन रूरल और ऑल इंडिया, ये निकालती कौन है, एनएसओ, एनएसओ में एमएसपीआई, ठीक है। अब ये बेस ईयर 2012 हो जाएगी ना। उसके बाद कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ये भी एनएसओ के द्वारा निकालती है, 2012 बेस ईयर। सीपीआई, सीपीआई में इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक, ये जो है लेबर, इंडस्ट्रियल वर्कर जो है निकालती कौन है, लेबर ब्यूरो, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ, शिमला में। ये आपकी बेस ईयर 2016 रहेगी। और सीपीआई आपका रूरल रूरल लेबरर और एग्रीकल्चर लेबरर, ठीक है, इसकी भी आपकी सेम, मतलब की निकालती कौन है, लेबर ब्यूरो, है कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, शिमला में, ठीक है। और ये बेस ईयर क्या है, 1986। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये इकोनॉमिक एडवाइजर से डीपीपी आईटी, ठीक है, ये क्या हो, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है। बेस ईयर जो है 2011, डब्ल्यूपीआई डीपीपीआई टी 2011, ठीक, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में। अब इंडेक्सेशन क्या, इंडेक्सेशन कुछ नहीं भैया, ये क्या है कि इंडेक्सेशन से क्या करते हैं हम लोग, एडजस्ट करते हैं वेजेस को, डियरेंस अलाउंस को, ताकि अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ताकि जो है उनकी जो इन्फ्लेशन से है हम कोप अप कर सके, जो लोग है सैलरी वाले पर्सन है वो इन्फ्लेशन से कोप अप कर सके, राइट। सीपीआई ऑल इंडिया कंपोनेंट जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे। अब सीपीआई का जो कंपोनेंट, एक फूड एंड बेवरेज है जो कि 45.86% है, सर्विस में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद हेल्थ एजुकेशन, उसके बाद रिक्रिएशन हो गया 20.62%, हाउसिंग आ गया, फ्यूल आ गया, क्लोथिंग फुटवेयर आ गया, मिसलिनियस पर्सनल केयर आ गया, उसके बाद हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज आ गया, पान मसाला तंबाकू इंटॉक्सिकेंट आ गया। ये सारी आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आप इसको पढ़ लोगे, ये याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप देखोगे ना कि कौन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 2-3 बार देखोगे हो जाएगा।
राइट। नाउ अब देखिए डब्ल्यूपीआई का कंपोनेंट, डब्ल्यूपीआई का कंपोनेंट जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो आते हैं, जो प्राइमरी आर्टिकल्स है, चाहे वो प्राइमरी आई थिंक सो वो चीजें आ जाएंगी, आयरन ओर्स वगैरह, जो ये सारी आपकी प्राइमरी आर्टिकल्स में आ जाएंगी, फ्यूल एंड पावर आ जाएंगी, ठीक। अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन लेके आती है? एनएफसी लेके आती है। बेस ईयर 2011 होता है। इसकी जो 8 कोर इंडस्ट्री है वो देखेंगे, इसकी वेटेज होती है कितनी? 40.27% इसकी वेटेज होती है आईपीपी में, आईआईपी में। एक आपकी रिफाइनरी प्रोडक्ट आ जाती है, क्रूड ऑयल आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, नेचुरल गैस आ जाती है, स्टील, सीमेंट, कोल एंड आपकी फर्टिलाइजर। ये थी आपकी इन्फ्लेशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ज्यादा लोड नहीं लेना है, इतना ही यूपीएससी के लिए पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। करंट करवा दूंगा, बात खत्म। पीवाईक्यू ये करो, स्टैटिक करो, करंट करो, पीवाईक्यू करो, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो ख्याल रखो अपना।